नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आदेश निरस्त पर बोले यह कोई यू टर्न नहीं, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। शिक्षा मंत्री ने कपड़े वाले बयान पर दी सफाई। कोर्ट के आदेश के बाद भी दर्ज नहीं गैंगरेप की एफआईआर। तीन दिवसीय मानस रामलीला का मंचन 25 से। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। राज्य सरकार की ओर से बार बार आदेश जारी कर पुनः निरस्त कर यू टर्न लेने के बयान पर जोगाराम पटेल ने कहा कि यह कोई यू टर्न नहीं है। यदि तकनीकी कारणों से आदेश में कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को सुधारने के लिए उसे आदेश को स्थगित किया जाता है, ना कि उस आदेश को निरस्त किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों का हमेशा ध्यान रखती है और उनकी बात को सुना जाता है। यदि कहीं कोई कार्यकर्ता में कमी या आपत्ति जताई जाती है तो उसे आपत्ति को सुनकर उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है और उसे यू टर्न नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को उनकी ही पार्टी के नेता गंभीरता से नहीं लेते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा केवल सुर्खियों में बना रहना चाहता है और इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के चुनावी एजेंट को सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर रहा है और संगठन स्तर से ही उनकी नियुक्ति की सिफारिश आई थी, इसलिए उनकी नियुक्ति की गई है। यू टर्न को कुछ गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है। जहाँ तक नगर पालिकाओं में 7 सदस्य की नियुक्ति का प्रश्न था, नियुक्ति हुई थी, आदेश निकले थे, परंतु हमारे उसमें एक त्रुटि हो गई थी और त्रुटि को जो ही जानकारी तुरंत हमने उसको रोका है। उसका यू टर्न उसको कैंसिल नहीं किया है। रोकना और कैंसिल करने में फ़र्क है, उसका दुरुस्त होगा और तुरंत वापस आदेश होंगे। जहाँ तक हमारे अध्यापकों में ट्रांसफ़र के आदेश आना और उसको रोकने का प्रश्न है, चूँकि हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को मान दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। ट्रांसफ़र के उपरांत हमारे जनप्रतिनिधि ने, वरिष्ठ नेता ने एक आपत्ति की कि इसमें इस तरह से थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसको महत्व दिया गया, आदर दिया गया, मान दिया गया और उस ट्रांसफर लिस्ट को थोड़े दिन के बाद रोका गया। हम विधिवत तुरंत इसको फिर जारी करेंगे। इसीलिए यू टर्न वाली जो आपकी परिभाषा है वो ठीक नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधि को महत्व देते हैं, मान देते हैं और गलती होती तो तुरंत सुधार करते हैं। न गलत बयानी करते हैं, न यू टर्न करते हैं, न झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता है, सभी का मान है, आंतरिक लोकतंत्र भी हमारी पार्टी में ही है। क्या उम्र की वगैरह से आदेश और ऐसे जो ट्रांसफर हो जाती है? उम्र और ट्रांसफर का कोई संबंध नहीं है। होमवर्क, हाँ, होमवर्क का नहीं है। ट्रांसफर की गई जिसे जनप्रतिनिधि को आपत्ति थी, आपत्ति उन्होंने की। हमारे बहुत सम्मानित नेता है, उनका आदर करते हुए थोड़े दिन की रोकी है, इसको ठीक करके वापस करेंगे। सर, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखती है पार्टी, कार्यकर्ताओं को सुनती है। गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव एजेंट को आपके विभाग की ओर से उनको सरकारी, ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से गलत है। वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के अनेक नेताओं ने उसका सिफारिश की है और वो कोई पुरानी बता के, अनेक लोग किसी दूसरी पार्टियों में थे, हमारी पार्टी में आने के बाद हमारा काम करता है, हमारा कार्यकर्ता है, उसकी नियुक्ति हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सक्रिय सदस्यता अभियान अब धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आज कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में सक्रिय सदस्यता फॉर्म भरा और सक्रिय सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र दिया। जोगाराम पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और हर 6 साल बाद कार्यकर्ताओं की सदस्यता का नवीनीकरण किया जाता है। 1 महीने तक पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चलाया गया था।
और अब सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। आज नियमानुसार उन्होंने भी संगठन में सक्रिय सदस्यता फॉर्म भरकर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाया है। प्रारंभ हुआ है और इनके निर्देश पर और इनके आशीर्वाद से आज मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर जिला देहात दक्षिण का सदस्य बना हूँ और हमारे अध्यक्ष जी के अनुसार मैं पहला सदस्य बना हूँ। हमारा जोधपुर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात दक्षिण जिला पार्टी के हर कार्यक्रम में अग्रणी रहा है और सदस्यता अभियान में भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में सभी मंडल अध्यक्षों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारा जो लक्ष्य है उसके करीब करीब हम पहुंच गए। 80,000 से भी अधिक सदस्य बन चुके हैं और जो भी 21 तारीख तक हमारा लक्ष्य है उसे हम पूर्ण करेंगे और सवाई करेंगे। आज से द्वितीय चरण के तहत सक्रिय सदस्य बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है और आज हमने इस सक्रिय सदस्य बनाने के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर पूरी तनमय से लगने का काम प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसका सदस्य 6 वर्ष उपरांत कोई नहीं रहता है। सभी को नए सिरे से सदस्य बनना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी सदस्य बनना पड़ता है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी अभी रिसेंट राजस्थान को लेकर विदेश दौरे पर है। राजस्थान के इतिहास में एक पहला चरण होगा, ये पहला मौका होगा जब रिसेंट राजस्थान में 15 लाख करोड़ से MU करीब करीब हो गए और इसके बढ़ने की संभावना है। आज फलोदी जिले में रिसेंट राजस्थान को लेकर के समिट है और हमारे सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में भी ऐसी ही रिसेंट राजस्थान की समिट करें। मेरे प्रभार वाले ज़िले जयपुर में 8 तारीख को मेरा कार्यक्रम है और जोधपुर में कौन सी तारीख है? जोधपुर में भी अलग से तारीख जो भी 20 तारीख है, 20 या 22 तारीख जो भी निर्धारित है उसमें होगा। और रिसेंट राजस्थान के इतिहास में एक विकास के नाम पर माइलस्टोन होगा। हमारी मंत्रिमंडलीय समिति ने भी बार बार जो भी रिसेंट राजस्थान के लिए जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, उनकी बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं हो, विभिन्न प्रकार की NOCs हो, उनको एकल खिड़की की व्यवस्था की है और हम उद्योगों को पूरी सुविधा देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि आइए हमारे राजस्थान में विकास में आप भी सहभागी बने। इससे रोजगार मिलेगा, राजस्थान की GDP बढ़ेगी और राजस्थान एक विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। प्रदेश में महिला शिक्षकों के पहनावे वाले बयान के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर आ गए हैं। कांग्रेस के विरोध के बीच अब शिक्षा मंत्री ने महिला शिक्षकों के कपड़े वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने अर्धनग्न शब्द का प्रयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका भाव सिर्फ इतना है कि बच्चे के सामने कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। जोधपुर दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री दिलावर ने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वायरल बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्धनग्न शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इस मंदिर में शिक्षकों को वेशभूषा पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े आदेशों पर बार बार U-टर्न को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसे सुधारना पड़ता है। यदि कोई फैसला वापस लिया जाता है तो वह गलत नहीं है। गलत फैसले से अच्छा है कि उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया। मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, कहा। मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या कहना चाहते हैं? मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है।
तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो आप सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं, हमारा बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सर, ये सर, तो क्या इसके लिए ड्रेस कोड करना चाहिए सरकार को, या इस पे विचार कर रही है सर स्कूलों में शिक्षकों को? अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। सर, निश्चित रूप से पॉलिसी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, एक्सपर्ट से विचार विमर्श हो रहा है। वो जो तथ्य आएंगे उनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, फिर मंत्रिमंडल निर्णय करेगा, उसके बाद उसका फाइनल होगा। देखो, कोई कमी रह जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है। कमी रह गई होगी छोटी मोटी, उसको सुधार कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते कांग्रेसियों की तरह कि 5 रुपया खा लिया तो फिर 1 करोड़ रुपये भी खाएंगे, 2 करोड़ रुपये भी खाएंगे। हम सुधार करते हैं, आगे कमियाँ करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। अब डोडास राजी क्या है, मैं ऐसे जो लोग है ना, जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ ज्यादतियाँ की है, बलात्कारियों को सहयोग दिया है, आतंकवादियों को ससम्मान बोलते हैं, ऐसे लोग के बारे में क्या बात करना है, निकृष्ट लोग हैं। प्रदेश सरकार में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। उन्होंने मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोधपुर विधायक अतुल बंसाली भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों नगर निगम की ओर से पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। वहीं उपयोग, रूपांतरण, भवन निर्माण अनुमति, सब डिविजन पट्टों के लंबित प्रकरणों के मामले में भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। जाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नगर निगम में जहां तक संभव है सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए, ताकि आमजन अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर नहीं काटे। साथ ही आवेदनों को निर्धारित समय अवधि में निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अनावश्यक रूप से फाइलों के निस्तारण में देरी करेगा, उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से कई मामलों में गलत पट्टे दिए जाने की खबरों पर भी जाबर सिंह खर्रा ने मामलों के निष्पक्ष जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और जोधपुर के नगर निगम दक्षिण दोनों की समीक्षा बैठक अभी संपन्न हुई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की अभी होनी है। दोनों निगमों के बारे में विशेष रूप से आम जनता की तरफ से जितनी शिकायतें मिली थी उन पर चर्चा हुई है। दोनों नगर निगमों के आर्थिक स्थिति पे चर्चा हुई है और सबसे बड़ा, दोनों नगर निगमों के पास जितनी सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति है उसको लेकर चर्चा हुई है और इन्हें निर्देशित किया है कि जितनी भी नगर निगम की संपत्तियां, भूमियां हैं, उन सब पे नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगे और एक ऐसा पोर्टल बने जिसमें नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों की जितनी संपत्तियां हैं
उसका विवरण अंकित हो और उसके साथ ही अब तक जितने पट्टे जारी हुए हैं उनको भी पोर्टल पे अपडेट किया जाए। कुछ संज्ञान में आया है कि कुछ पट्टों की पत्रावलियां गायब हुई हैं, कुछ पट्टे ऐसे जारी हुए हैं जिनके बारे में जिनके हस्ताक्षर उन पट्टों पे जारी करने से पूर्व हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर हमारे नहीं है। हमने आयुक्त को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के जितने भी प्रकरण हैं उनको दिखवाकर संपूर्ण जांच के बाद अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या एसओजी, जिससे भी वो उचित समझें कि इसकी जांच होनी चाहिए, पत्र लिखें और हमें सूचित करें ताकि उनकी जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके और बाकी जितनी संपत्तियां आज की तारीख में सुरक्षित हैं उनकी योजना बनाकर उन योजनाओं को बाजार में उतारा जाए। उससे जो राजस्व अर्जित हो उससे जोधपुर के सर्वांगीण विकास और समस्याओं के समाधान में तेजी से काम करते हुए संपूर्ण विकास और समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करें। जिन संपत्तियों पे अस्थायी अतिक्रमण है उन पे विधि के अनुसार कार्रवाई करके उनको वापस नगर निगम अपने कब्जे में ले और जिन नगर निगमों की संपत्तियों पर स्थायी अतिक्रमण हो चुका है उनको चिन्हित करके और उनको नियमितीकरण करके निगम को आर्थिक आय प्राप्त करने के बारे में विचार किया जाए ताकि आने वाले समय में जोधपुर शहर में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए विकास को गति दी जा सके। एक विशेष यहाँ की जो समस्या है जो मेरे संज्ञान में लाई गई है कि छोटी सड़कों पर भी वाणिज्यिक दुकानों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं और उनके पास पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है और पार्किंग के पेटे शुल्क लेकर उन्हें अनुमति दी जा रही है। इसके बारे में भी हम गंभीरता से विचार करेंगे कि अगर एक रोड पे 10, 15, 20 की संख्या में लोगों ने वाणिज्यिक संस्थान के निर्माण करने के लिए आवेदन किए हैं तो अलग अलग करने के बजाय उनको सामूहिक रूप से कॉम्प्लेक्स के रूप में आवेदन करने के लिए बात करें और उसमें कॉम्प्लेक्स के नीचे मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है। इस पे भी हम विचार करके इनसे सुझाव मांगे और आने वाले समय में इस बारे में भी हम कोई न कोई निर्णय निश्चित रूप से करें। निगम को भी राजस्व मिले और आम जन को भी उसमें परेशानी नहीं हो, इस प्रकार की कोई कार्य योजना बनाने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिए। आने वाले समय में इनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा उस पे सकारात्मक रूप से विचार करके आम जन को कम से कम असुविधा हो, उसे ज़्यादा सुविधा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इस बारे में हम कोई न कोई उचित निर्णय लेंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई के तहत आज जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में आम जन की फरियाद को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। जन सुनवाई में आने वाली फरियादियों की शिकायतों को पहले रजिस्टर में दर्ज किया गया और उसके बाद संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जो भी प्रकरण जिला स्तरीय जन सुनवाई में आते हैं उन प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कर अगली जन सुनवाई में उनका प्रत्युत्तर पेश करें ताकि परिवादी को इसकी सूचना दी जा सके। कमिश्नरेट की लूणी थाना पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद भी गैंगरेप के मामले की शून्य एफआईआर दर्ज नहीं की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 जोधपुर महानगर ने करीब 10 दिन पहले पुलिस को गैंगरेप की एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए।
पीड़िता की अधिवक्ता कांता राज पुरोहित, कौशल शर्मा, प्रद्युमन पटेल एवं गुलशन गहलोत ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि पीड़िता अपने पति के साथ पूना में रहती है। वहां 3 माह पूर्व एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना के बारे में बताने पर उससे वह बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। वह धमकी देकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म करता रहा। इसके पश्चात परिवादिया अपने पति के साथ पुलिस थाना लूनी पहुंची, जहां एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन घटनास्थल बाहर का होने का कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पर कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 जोधपुर महानगर ने परिवाद पर सुनवाई कर गत 7 अक्टूबर को पुलिस थाना लूनी को 0 एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन 10 दिन बीतने के पश्चात भी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री रामलीला आयोजन समिति की ओर से 3 दिवसीय मानस रामायण का आयोजन 25 अक्टूबर से कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में किया जाएगा। इस रामलीला में 300 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 10 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के कलाकार शामिल है। यह सभी जोधपुर के ही रहने वाले हैं। इनमें स्कूल स्टूडेंट से लेकर व्यावसायिक उद्यमी भी कलाकार बने हुए हैं। बिना किसी शुल्क के सभी रामलीला की रिहर्सल में पिछले करीब 1.5-2 माह से जुटे हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने बताया कि इस बार की रामलीला आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें कई बड़े कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। इसमें रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल भी आवाज देने पहुंचे। पहले रामायण वर्षों से ही एक ही शैली में नजर आती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया है। इसमें अभिनय की शैली को भी बदला गया है। इसका मुख्य फोकस यूथ है और इसे यथार्थवादी शैली में बनाया गया है। संपूर्ण रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान चालीसा वाचन का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। प्रत्येक दिन अतिथियों, गणमान्य नागरिकों के अतिरिक्त कार्यक्रम में आने वाले प्रत्येक आगंतुकों को हनुमान चालीसा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस तरह करीब 1 लाख हनुमान चालीसा का वितरण किया जाएगा। इस मानस रामलीला का म्यूजिक मुंबई में तैयार किया गया है, वहीं ग्राफिक्स वडोदरा, जोधपुर में बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला में शहरवासियों को निमंत्रित करने के लिए 1 लाख के करीब पत्रक छपवाए गए हैं, जिन्हें समिति से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर वितरित करेंगे। आगामी 25 से 27 अक्टूबर तक जोधपुर में ध्वनि एवं प्रकाश की नवीनतम तकनीक के माध्यम से मानस रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। इस बार ये ट्रैक एकदम नवीनतम है। मुंबई से इसके पूरे गीत संगीत रिकॉर्ड हुए हैं। स्वयं अरुण गोविल जी, जिन्होंने रामायण में राम की भूमिका अदा की थी, उन्होंने इसमें राम जी की आवाज दी है। इसके अलावा देश भर के वॉइस आर्टिस्ट जो है, उन्होंने इसके अंदर आवाज दी है। जोधपुर के जय जन्मे श्री अयोध्या प्रसाद जी गौड़ द्वारा रचित और अरु स्वाति जी व्यास द्वारा निर्देशित इस भव्य रामलीला में अलग अलग बहुमंजिला स्टेज बनने वाला है, जिसमें 30 फीट तक की हाइट तक का भी स्टेज रहेगा। इस रामलीला के माध्यम से पूरे जन जन में भ्राता का आपस में प्रेम, राष्ट्र प्रेम, समरसता का संदेश इत्यादि हम देने वाले हैं। इस रामलीला के निमंत्रण के लिए 1 लाख से अधिक टेम्पलेट पीले चावलों के साथ में घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रोजाना रामलीला से पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा और सबको हनुमान चालीसा निःशुल्क भी दी जाएगी। मैं सूर्यनगर वासियों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से आह्वान करता हूं कि इस रामलीला में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर राम रस का लाभ उठाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा गुरुवार को श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंजल में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। होम्योपैथी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत के निर्देशानुसार होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, डॉक्टर अजय कुमार जाटोलिया, डॉक्टर राकेश कुमार मीना एवं नर्सिंग कर्मचारी सुमन ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में 53 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर जोधपुर के
अग्निहोत्रालय आश्रम चौपाजनी में राजस्थान मारवाड़ के युवा गायक संगीतकार अजय पुरोहित का गाया हुआ पौराणिक पारंपरिक भजन भक्तिकर्ता के ऑडियो का विमोचन सोमयाजी नवरतन जी अग्निहोत्री महाराज द्वारा किया गया। भजन का संगीत मनीष पुरोहित ने दिया है व वीडियो का निर्देशन इंद्रजीत पवार व कुशल भाटी द्वारा किया जाएगा। एल्बम के मुख्य प्रेरणा स्रोत धार्मिक चैनल की सुप्रसिद्ध गायिका सरिता जोशी है व वीडियो को बहुत जल्दी यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। विमोचन कार्यक्रम में पंडित विजय कल्ला, अंकित छंगाणी व राहुल पुरोहित की उपस्थिति रही। भाई जो बड़ी तन्मयता से अपनी संगीत साधना को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में आज यहाँ अग्निहोत्रालय आश्रम में भगवती अग्नि की साक्षी और गुरुदेव की साक्षी में ये भक्ति करता छूटे मारा प्राण इस सीडी का विमोचन यहाँ पे किया है। भक्ति सब शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में एक भक्ति ही एक ऐसा साधन बताया गया है जो सरल होकर के इस कली काल में भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। ज्ञान भी देता है, वैराग्य भी देता है। भक्ति के फल है ज्ञान और वैराग्य। अब जो मनुष्य इस भक्ति में लगता है तो अवश्य उसका कल्याण होता है। तो ये जो भक्ति करता छूटे मारा प्राण नामक ये जो सीडी का ये विमोचन हुआ, मैं भगवान श्याम सुंदर से और सदगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसके श्रवण से जो भी श्रवण करे उनके हृदय में भगवती माता विराजमान होकर के अनन्य उसमें भक्ति को जागृत करे और भगवत दर्शन का फल मिले। खूब ये फले फूले भक्ति उनके हृदय में, अजय जी के हृदय में, सभी इन शिष्य लोगों के हृदय में भक्ति विराजमान होकर के खूब आनंद है। और आगे इसी प्रकार का ये कार्य अजय जी भक्ति के रूप में इस संगीत जो है आराधना को बढ़ाते रहे। अस्तु अस्तु अस्तु। श्रीकंठ महादेव धाम खोरा गणेश जी रोड सिद्धिविनायक कॉलोनी में अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को पंडित सत्येंद्र शर्मा के सानिध्य में भस्म आरती का आयोजन किया गया। धाम में शिवलिंग का आकार भव्य होने के कारण भस्म आरती के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। देवाधिदेव महादेव का चंद्रमौलेश्वर रूप में श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दर्शन करने से शारीरिक पीड़ा का निदान होता है। प्रत्येक मास की अमावस्या एवं पूर्णिमा को भस्म आरती का आयोजन किया जाता है। भस्म आरती के दौरान अधर्व शर्मा, अजित अग्रवाल, शेखर गर्ग मौजूद रहे। आबू रोड के ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शांतिवन परिसर में गुरुवार को संकल्प रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लेकर ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने नारे लगाए कि हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर के आसपास जो लोग भी नशा करते हैं उन्हें इससे दूर करने में अपना पूरा योगदान देंगे। घर परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने की समझाइश देकर उन्हें राजयोग मेडिटेशन का संदेश देंगे। भारत देश से नशे की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। रैली के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल ने कहा कि एक वर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 10,768 कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आदेश निरस्त पर बोले यह कोई यू टर्न नहीं, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। शिक्षा मंत्री ने कपड़े वाले बयान पर दी सफाई। कोर्ट के आदेश के बाद भी दर्ज नहीं गैंगरेप की एफआईआर। तीन दिवसीय मानस रामलीला का मंचन 25 से। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।